आज हम सेल और उसके सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसे बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम यूनिट के प्रथम चैप्टर में सम्मिलित किया गया है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर से। चूँकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अतः एक सामान्य प्रश्न उठता है कि साइंस क्या है। साइंस को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान जिसे हम परीक्षणों और प्रेक्षणों से प्राप्त किया करते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस का विकास क्रमशः हुआ है और साइंस के अंतर्गत हम साइटोलॉजी के विकास का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम यह देखते हैं कि सबसे पहले अल हजान नामक साइंटिस्ट ने कांच के टुकड़े का उपयोग एक मैग्नीफायर ग्लास के रूप में किया। इसके बाद जैकरिस जैनसन ने 1590 में दो कांच के टुकड़े को आपस में मिलाकर एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया जिसका मैग्निफिकेशन 9x या 9 गुना था। इसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का विकास किया। इन्होंने इस माइक्रोस्कोप में कॉर्क के स्लाइसेस का अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि कॉर्क की स्लाइसेस कैदियों को कैद करने वाले कोठरी के समान संरचनाओं या चैम्बर्स के रूप में होती है और इन चैम्बर्स या संरचनाओं को इन्होंने सेल या कोशिका नाम दिया। बाद में इन कोशिकाओं का विस्तृत विवरण इन्होंने अपने स्वयं की पुस्तक माइक्रोग्राफिया के 18वें चैप्टर में किया। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के डेड सेल का अध्ययन किया था। इसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने एक नया माइक्रोस्कोप विकसित किया और इस अपने स्वयं के माइक्रोस्कोप में इन्होंने लिविंग सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ और आरबीसी का अध्ययन किया और इन्होंने इन कोशिकाओं को एनिमल सेल नाम दिया। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की सेल्स, बॉडी की स्लाइसेस का यदि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसलिए इन कोशिकाओं को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की समस्त जैविक क्रियाएं या वाइटल एक्टिविटीज़ एक सेल से ही प्रारंभ होती है, इसलिए इन सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। बाद में इन दोनों कथनों को आपस में मिलाकर यह कहा गया कि सेल या कोशिका किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोशिका क्या है। कोशिका को समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। इन परिभाषा में लोवी और सिकेविड्स की परिभाषा प्रमुख होती मानी जाती है, लेकिन एक कोशिका का यदि हम सामान्य परिभाषा देखना चाहें तो हम एक कोशिका को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि कोशिका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वह न्यूनतम इकाई है जो बाहर या चारों तरफ से एक लिविंग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसमें न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और इनमें ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लक्षण पाए जाते हैं। कोशिका या सेल की स्टडी करने वाली साइंस की ब्रांच को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइटोस मतलब होता है हॉलो वेसल और लोगोस मतलब स्टडी। शब्द साइटोलॉजी को सबसे पहले 1893 में ओसर हर्टविग ने अपने पुस्तक सेल एंड टिश्यू में किया था। वर्तमान समय में सेल साइटोलॉजी के स्थान पर सेल बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया जाता है। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत किसी भी कोशिका के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आनुवांशिकता के लक्षण, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लक्षण, बायोकेमिकल अध्ययन, बायोफिजिकल अध्ययन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ एक सेल में सिंथेसिस होने वाले मॉलिक्यूल्स या जिसे हम बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता है। समय के साथ साथ
विज्ञान में और इंस्ट्रूमेंटेशन में क्रमशः विकास होता गया और एक सेल के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम आदि की खोज की गई। इसी विकास के क्रम में फ्रेंच साइंटिस्ट ड्यूटोटच ने सजेस्ट किया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से ही बनी होती है, इसलिए इन्होंने सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा। विकास के क्रम में स्लीडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में यह कहा कि प्लांट की बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इनके एक साल के बाद 1839 में थियोडोर श्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने यह कहा कि प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल की बॉडी भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। बाद में स्लीडन और श्वान दोनों के हाइपोथेसिस को मिलाकर एक थ्योरी प्रस्तुत की गई जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी के अनुसार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अनेक कोशिकाएं होती हैं और सभी कोशिकाओं की संरचना लगभग एक समान होती है। बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्को ने मॉडर्न सेल थ्योरी प्रस्तुत की। इस थ्योरी के अनुसार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है और एक कोशिका का विकास हमेशा पूर्ववर्ती कोशिका या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होती है। किसी कोशिका के लाइफ साइकिल या जीवन चक्र में सेल डिवीज़न एक सेंट्रल घटना या केंद्रीय घटना होती है और इस घटना को इन्होंने लॉ ऑफ सेल लीनिएज कहा। इस आधार पर एक नई थ्योरी प्रस्तुत की गई जिसे हम सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन कहते हैं। सेल प्रिंसिपल के अनुसार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक कोशिका या कोशिका के प्रोडक्ट से होती है। सेल्स की संरचना लगभग स्ट्रक्चरली समान होते हैं और ये जो सेल्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। एक नई कोशिका का विकास हमेशा पूर्ववर्ती या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होती है। एक कोशिका में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए मॉलिक्यूल में सम्मिलित या निहित होती है और कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न की प्रक्रिया के द्वारा यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र या इनहेरिट होते रहती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स स्ट्रक्चरली तो समान होते हैं लेकिन उनमें फिजियोलॉजिकली डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक कोशिका किसी भी जीवन की मूलभूत एवं सबसे छोटी इकाई होती है। यदि सेल थ्योरी का यदि अपन महत्व देखना चाहते हैं तो सेल थ्योरी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन की निरंतरता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक जीव का जीवन एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है और एक नई कोशिका का विकास हमेशा पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है और इन कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इनहेरिट होते रहती है। इस प्रकार सेल थ्योरी जीवन की निरंतरता को प्रदर्शित करता है। यह जीवन की निरंतरता पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति से आज पर्यंत तक निरंतर चली आ रही है। सेल थ्योरी का अगला महत्व किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी बीमारी के पैदा होने पर भी प्रदर्शित होती है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में विभिन्न रोग संबंधी क्रियाओं का आधार एक कोशिका से ही होता है, अर्थात एक रोग की उत्पत्ति एक सेल के प्रभावित होने से ही आरंभ होती है। कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने इस सेल थ्योरी को एम्ब्रियोलॉजी से कनेक्ट किया और इन्होंने यह सजेस्ट किया कि एक जीवन की उत्पत्ति दो जनन कोशिकाओं जिसे हम गैमीट कहते हैं उनके मिलने से होती है। अलग अलग सेल्स के स्ट्रक्चरल स्टडी से प्रदर्शित होता है कि सभी सेल्स की बेसिक स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन एक समान होती है। प्रकृति में कुछ ऐसे भी सेल्स हैं, ऐसे भी
ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस सेल थ्योरी के विभिन्न सिद्धांतों को मान्य नहीं करते हैं, अर्थात इन संरचनाओं को हम सेल थ्योरी के अपवाद कहते हैं। सेल थ्योरी के अपवाद यदि हम देखना चाहते हैं तो सेल थ्योरी का मुख्य अपवाद या प्रमुख अपवाद वायरस होते हैं, क्योंकि इन वायरसेस में सेल ऑर्गेनेलिज और प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है। दूसरा सेल थ्योरी के अपवाद प्रोटोजोअन्स होते हैं, क्योंकि सेल थ्योरी के अनुसार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 या अधिक सेल से मिलकर बनी हुई होनी चाहिए, लेकिन प्रोटोजोअन्स की बॉडी केवल एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इसलिए यह प्रोटोजोअन्स भी सेल थ्योरी के अपवाद हैं। सेल थ्योरी के अपवाद के अगले क्रम में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को हम सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि एक सेल थ्योरी के अनुसार हर एक सेल में एक लिविंग न्यूक्लियस होनी चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। इसलिए यह बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया भी सेल थ्योरी के अपवाद माने जाते हैं। सेल थ्योरी के अपवाद में अगला उदाहरण होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोअन्स। सामान्य तौर पे जो सेल थ्योरी के अनुसार एक सेल में एक न्यूक्लियस होनी चाहिए, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोअन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी एक सेल से तो मिलकर बनी होती है, लेकिन इनके बॉडी में एक से अधिक न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, अर्थात ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोअन्स भी सेल थ्योरी के अपवाद हैं। सेल थ्योरी के अपवाद में अगला क्रम में हम आरबीसी को सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि एक सेल थ्योरी के अनुसार एक सेल में सेल ऑर्गेनेलिज और न्यूक्लियस उपस्थित होनी चाहिए, लेकिन आरबीसी ऐसे होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिज अनुपस्थित होते हैं। इनका जीवन चक्र 120 दिन का होता है और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार ये आरबीसी भी सेल थ्योरी के अपवाद माने जाते हैं। सेल थ्योरी के अपवाद के रूप में हम नर्व सेल्स को भी मान सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य सेल थ्योरी के अनुसार सेल में सेल डिवीज़न की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन नर्व सेल्स में सेल डिवीज़न की कैपेसिटी या क्षमता नहीं होती, अर्थात वो नर्व सेल डिवाइड नहीं होते हैं। अपवाद के अंतिम क्रम में हम लीवर और मसल सेल्स को भी सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि लीवर और मसल सेल में भी डिवीज़न की प्रक्रिया नहीं होती है, किंतु इनमें रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है। यदि एक कोशिका का विकास और कोशिका से एक ऑर्गेनिज्म के विकास की प्रक्रिया को हम अध्ययन करें तो ये एक निश्चित क्रम में होता है, और इसी विकास के निश्चित क्रम को हम पदानुक्रम या हायरार्की कहते हैं। हायरार्की की प्रक्रिया यदि हम देखते हैं तो एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, और बहुत से मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में निश्चित क्रम में जुड़कर सेल ऑर्गेनेलिज का निर्माण करते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज आपस में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलिज आपस में मिलकर एक कोशिका या सेल का निर्माण करते हैं, और विभिन्न प्रकार के सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और अलग अलग कार्य करने वाले टिश्यू आपस में मिलकर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। और एक ही प्रकार का कार्य करने वाले ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और अलग अलग कार्य करने वाले सिस्टम्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एटम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होती है, और इसी निश्चित क्रम को हम पदानुक्रम कहते हैं। पदानुक्रम की प्रक्रिया को यदि हम शॉर्ट में देखना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि कोशिका से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन से ऑर्गन और सिस्टम का निर्माण होता है, और ऑर्गन और सिस्टम से फिर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ये निर्माण की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होती है, जिसे हम पदानुक्रम कहते हैं। एक कोशिका का यदि हम सामान्य संरचना का अध्ययन करना चाहें तो हम देखते हैं कि एक कोशिका बाहर की तरफ से एक सेलेक्टिव
परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड या फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं और इसी साइटोप्लाज्म के लगभग बीच में एक न्यूक्लियर या सेलेक्टिव मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक नई संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस भी बाहर की तरफ से एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल के रूप में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड की संरचना और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया सभी ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स में एक समान होती है। सभी सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। आशा है एक कोशिका और उसके बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी आपको हो गई होगी। अब हम अपने अगले वीडियो जिसका नाम है सेल बेसिक स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शंस में इसका सेल का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। ये जो दूसरा वीडियो है, ये दूसरा वीडियो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसे भी बीएससी द्वितीय वर्ष के प्रथम यूनिट के द्वितीय चैप्टर के रूप में सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद।